सातवीं कक्षा के बच्चों, इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का पाठ 10 मराठी सत्ता का विस्तार, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर किताब में से ढूंढ के किस प्रकार से लिखना है हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वाध्याय में प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, किसे कहते हैं। किसे कहते हैं जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो ये इसका उत्तर लगभग सिर्फ एक वाक्य में आता है, क्योंकि इसे सिर्फ आपको इस शब्द को इसका स्पष्टीकरण केवल करना रहता है, ऐसा अपेक्षित होता है। तो ये लगभग एक वाक्य में ही आप इसको, एक वाक्य या एक शब्द में आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथ और सर देशमुखी, ये दो शब्द दिए गए। तो चौथ का क्या अर्थ है और सर देशमुखी का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है। यदि हम किताब में देखें तो यहाँ पे चौथ सर देशमुखी का आदेश पत्र, इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है चौथ का अर्थ भू राजस्व लगान का 1/4 हिस्सा। भू राजस्व आप जानते ही हैं, जो खेती होती थी पहले, राजाओं की जो कमाई होती थी या जो उनका राजकोष होता था वो लगान से ही पूरा होता था, और ज़्यादा जो है उनकी निर्भरता खेती पर ही थी। तो भू राजस्व का 1/4 हिस्सा, मतलब एक सूबे से या एक प्रांत से भू राजस्व का जितना हिस्सा मिलेगा उसका चौथा भाग, ये इसका अर्थ होता है। तो अब आप इसे अपनी कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, जैसे आपने प्रश्न लिखा उसके नीचे फिर ये चौथ ये शब्द लिखिए, और इसके आगे आप कैसे लिखेंगे, भू राजस्व का चौथाई हिस्सा। भू राजस्व, उसके ब्रैकेट में लगान लिखिए, भू राजस्व का चौथाई हिस्सा। इसके बाद सर देशमुखी को भी आपको इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे आप देखेंगे सर देशमुखी का अर्थ संपूर्ण भू राजस्व का 10वां हिस्सा होता है। तो आप इसे भी इसी तरह से लिखेंगे, भू राजस्व, ब्रैकेट में उसके लिखिएगा लगान, संपूर्ण भू राजस्व, यहाँ ये वर्ड यूज़ करिएगा, संपूर्ण भू राजस्व का 10वां हिस्सा। बस इतना ही आपको लिखना है इसमें। इसके बाद है, एक शब्द में लिखो, बालाजी मूलतः कोंकण के इस गांव का था। तो बालाजी विश्वनाथ जो है वो कोंकण के इस गांव का था। ये प्रश्न आप लिख के इसके नीचे उत्तर लिखिएगा, और उस उत्तर में ये वर्ड आपको लिखना है, श्रीवर्धन। श्रीवर्धन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे, आप पहले प्रश्न लिखिए और उसके नीचे आपको उत्तर लिखना है, और उत्तर में श्रीवर्धन ये लिखिए, उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, और तब उसके बाद में फिर ये दूसरा जो प्रश्न है ये लिखिए, बुंदेलखंड में इसका राज्य था। और इस प्रश्न का उत्तर है छत्रसाल, राजा छत्रसाल। इसे भी आप किस तरह से लिखेंगे, पहले आप प्रश्न लिखिए और फिर उस प्रश्न के नीचे आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न और उत्तर हो जाने के बाद में एक लाइन छोड़ के फिर ये तीसरा प्रश्न आप लिखेगा, बाजीराव की मृत्यु इस स्थान पर हुई, और इस प्रश्न का उत्तर है रावेर खेड़ी। रावेर खेड़ी। और इसका अंतिम प्रश्न है, एक शब्द में लिखो का अंतिम प्रश्न है, इसने पुर्तगालियों को हराया, और ये इसका उत्तर है चिमाजी अप्पा। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जब भी आप प्रश्नोत्तर लिखिए तो इसकी शुरुआत आप कॉपी में किस तरह से करेंगे, इसे आप अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में एक तरफ दिनांक, ऊपर आपको पाठ का नाम व्यवस्थित लिखना चाहिए। उसके बाद उस अपनी कॉपी का पहली लाइन जो है आपको छोड़ के, जो रेड लाइन होती है उस लाइन को छोड़ करके
उसके नीचे वाली लाइन में आप ये पहले मुख्य प्रश्न लिखिए, किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद में ये उप प्रश्न लिखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है किसे कहते हैं और उसका उप प्रश्न है पहला चौथ, और इसको आपको बस चौथ और उसके आगे आपको उसका स्पष्टीकरण लिख देना है बस। कैसे लिखेंगे आप? भू राजस्व लगान का चौथाई हिस्सा। और उसी तरह से फिर एक लाइन छोड़ के, ये जब प्रश्न आपका और इसका उत्तर लिख के जब हो जाएगा तो एक लाइन छोड़ के आपको ये दूसरा जो इसका प्रश्न है ये आपको लिखना है सरदेशमुखी, और इसका भी स्पष्टीकरण उसके सामने लिख करके एक लाइन छोड़ के उसके बाद आपको ये दूसरा प्रश्न लिखना है। दूसरा प्रश्न है एक शब्द में लिखो, और इस दूसरे प्रश्न का पहला उप प्रश्न है बालाजी मूलतः कोंकण के इस गांव का था। इसका उत्तर उसके नीचे लिखिएगा, नीचे वाली लाइन में लिखिएगा श्रीवर्धन। यही इसका इतना एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में ही होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक प्रश्न हो गया, उसका उत्तर हो गया, फिर एक लाइन आपको छोड़नी है। फिर दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न है बुंदेलखंड में इसका राज्य था, और उसका उत्तर है छत्रसाल। फिर उसके बाद में आप इसी तरह से इसी क्रम में आपको ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेखन करो। तो आपको पहले प्रश्न लिखना है लेखन करो। लेखन करो में जो पहला आपका टिप्पणी है वो कान्होजी आंग्रे पे है, तो कान्होजी आंग्रे पे आपको जो टिप्पणी है वो किस प्रकार से लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ से कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। उसने ताराबाई का पक्ष लिया। और शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। शाहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी ने युद्ध डालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। यहाँ तक आपको ये पूरा उत्तर लिखना है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको पॉइंट में लिखना है। अब पॉइंट हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप जहाँ से भी आपका वाक्य शुरू होता है, वहाँ वाक्य जहाँ पूर्ण होता है वहाँ तक के वाक्य को एक पॉइंट मान लीजिए। तो देखिए इसका ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, उसने ताराबाई का पक्ष लिया और शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। तीसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, शाहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा चौथा पॉइंट, बालाजी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। और यहाँ पे आपका कान्होजी आंग्रे पर की टिप्पणी जो है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे इसकी दूसरी टिप्पणी है पालखेड़ का युद्ध। यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पालखेड़ में निजाम की पराजय। तो यहाँ देखिए, मुग़ल शासक फर्रुखसियर ने निज़ाम उल मुल्क को दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। ईस्वी सन 1713 में निज़ाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया। ये आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा। मुग़ल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुग़ल प्रदेश से चौथ सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। निज़ाम ने इस अधिकार का विरोध किया। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। बाजीराव ने निज़ाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया और उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया तथा चौथ सरदेशमुखी वसूल करने के मराठों के अधिकार को अंत में निज़ाम ने स्वीकार किया। ये यहाँ तक आप जो है उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निज़ाम को पराजित किया, यहाँ तक आपका उत्तर पूर्ण हो जाता है। और वही करिएगा आप लोग। इसे भी पॉइंट में कैसे लिखेंगे, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। मुग़ल शासक फर्रुखसियर ने निज़ाम उल मुल्क को दक्षिण के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट है, ईस्वी सन 1713 में निज़ाम ने हैदराबाद को अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया। फिर है तीसरा पॉइंट, मुग़ल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुग़ल प्रदेश से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। निज़ाम ने इस अधिकार का विरोध किया। यहाँ पे आपका ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। बाजीराव ने, यहाँ से देखिए, अब तीसरा पॉइंट ये हम इसको स्किप कर देंगे, इसे छोड़ देंगे हम। तीसरा पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, चौथा पॉइंट यहाँ से लीजिए। बाजीराव ने निज़ाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया
और उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपका उत्तर छोटा भी हो जाएगा और एकदम उत्तर सटीक होगा ये। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ से ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट में आपका ये उत्तर पूर्ण हो जाएगा। सिर्फ हमने इसमें यहाँ पे एक लाइन, उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया, ये आप स्किप छोड़ सकते हैं, फिर भी आपका ये उत्तर पूर्ण हो जाएगा यहाँ तक। और उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निज़ाम को पराजित किया। पॉइंट में लिखने से क्या होता है, उत्तर आपको अच्छी तरह से याद होते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह के जो नोट्स होते हैं, जो बड़े उत्तर होते हैं, खासकर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में आप पॉइंट में उत्तर लिख सकते हो। यहाँ तक कि विज्ञान में भी आप इस तरह के जो लेंदी प्रश्न उत्तर होते हैं उनको आप पॉइंट्स में बना के अगर लिखें तो आपको वो अच्छी तरह से याद होते हैं, जल्दी याद होंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा नोट। अब हम देखेंगे तीसरा है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, देखिए बालाजी विश्वनाथ ऑलरेडी एक टॉपिक दिया ही हुआ है। तो यहाँ से बालाजी विश्वनाथ का पूरा हम यहाँ से लेंगे। ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया, ये पहला पॉइंट। फिर इसका दूसरा पॉइंट है, बालाजी मूलतः कोंकण के श्रीवर्धन गांव का था, वह पराक्रमी और अनुभवी था, ये दूसरा पॉइंट। उसने अनेक सरदारों को यह समझा बुझा कर कि शाहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं, उन्हें शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया, ये इनका तीसरा पॉइंट होगा। और इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो इसका यही है, पहला पॉइंट, कि मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट जो थे ये पहले पेशवा थे मराठी सत्ता के, और पेशवा जो थे वो छत्रपति के पद के बराबर ही महत्व रखते थे। ये आपको जब प्रश्न पाठ समझाया था उस वक्त आपको ये बात बताई थी। तो ये जो है यहाँ से लेके बालाजी विश्वनाथ का जो नोट है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, इनकी टिप्पणी यहाँ से, ये है आपका पहला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट और इसका ये तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट में आपका ये उत्तर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखिए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे है बाजीराव प्रथम के बारे में यहाँ से हमें लिखना है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। बस यहाँ तक ये टिप्पणी इनकी पूर्ण हो जाती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पहला पॉइंट यहाँ से होगा, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। बस इतना ही आप लिखिए। इसमें एक्चुअली ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनके विजय गाथा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक एक पॉइंट में, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये 2 पॉइंट हो गया ना। थोड़ा सा हम इनके बारे में और लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट यहाँ आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, बाजीराव प्रथम का तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। तीसरा पॉइंट, बाजीराव उत्तम सेनानी था। बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। उसने मराठी सत्ता को संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया। यहाँ तक तो ये आपका ये उसमें 2 पॉइंट वहाँ था, तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये चौथा पॉइंट आ जाएगा। 4 पॉइंट में बाजीराव प्रथम पर आपकी टिप्पणी पूरी हो जाएगी। एक बार मैं दोबारा इसे बताती हूँ। बाजीराव प्रथम, देखिए यहाँ से बालाजी विश्वनाथ, पहला पॉइंट यहाँ से आएगा, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा, उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसका तीसरा पॉइंट यहाँ से आपको लिखना है,
बाजीराव उत्तम सेनानी था। बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। और इसका चौथा पॉइंट आ जाएगा, उसने मराठी सत्ता को संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया। यहाँ पे आपका बाजीराव प्रथम की टिप्पणी हो जाती है पूरी। अब है हमारे पास कारण लिखो। कारण लिखो में 3 प्रश्न हैं और इन 3 प्रश्नों में पहला है मराठाशाही में 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। देखिए इसका उत्तर यहाँ से है, शाहू महाराज का राज्याभिषेक। इसमें मुक्त होते ही शाहू महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। कुछ मराठी सरदार उनसे आकर मिले, परंतु महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर शाहू महाराज के अधिकार का विरोध मान्य नहीं किया। ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है, पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाहू महाराज की विजय हुई। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर है, उन्होंने सतारा को जीत लिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद चौथा है, शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच का विरोध जारी रहा। इसी बीच 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्हालगढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। तब से मराठी शाही में 17 राज्य के अलावा कोल्हापुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व आया। ये 5वां पॉइंट। और फिर उसके बाद 6वें पॉइंट में आपको क्या लिखना है, सेम यही प्रश्न। इस प्रकार मराठा शाही में 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। यहाँ पे आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, आजम शाह ने छत्रपति शाहू महाराज को मुक्त किया। इसका उत्तर देखिए, शाहू महाराज को मुक्त किया। ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष आरंभ हुआ। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। शाहजादा आजम शाह दक्षिण में था। राज सिंहासन पाने के लिए वह बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा। फिर है, राजपुत्र शाहू उसके अधिकार में थे। आजम शाह ने सोचा, यहाँ से तीसरा पॉइंट है, आजम शाह ने सोचा कि यदि शाहू महाराज को मुक्त किया जाए तो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा और मराठी सत्ता निर्बल हो जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये तीसरा पॉइंट। और यहाँ पे चौथा पॉइंट एंड में, इसलिए उसने शाहू महाराज को मुक्त किया। चौथा पॉइंट या यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा आप, इसलिए आजम शाह ने शाहू महाराज को मुक्त किया। यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट और ये उत्तर हो जाएगा पूरा। इसके बाद देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न है, दिल्ली शासक को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई। देखिए यहाँ से, मुगल सत्ता को जितना भय पश्चिमोत्तर से होने वाले ईरानी अफगानी आक्रमणों से था, उतना ही खतरा आसपास के स्थानीय सत्ताधीशों पठान, राजपूत, जाट, रोहेलों से था। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यानी ये आप इसे किस तरह से मेंशन करेंगे, चौथे प्रश्न का तीसरा उपप्रश्न है, उसका उत्तर है और उसका ये पहला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी। तीसरा पॉइंट है, फलतः दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। ये तीसरा। और यहाँ पे आपका पाठ हो जाता है पूरा। आपके स्वाध्याय के सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से प्रश्नोत्तर ढूंढने में मदद मिलेगी। तो आप सभी लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर इसी प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।